गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जैसे अजीत कुमार गुप्ता है। और हम लोग समझते हैं कि अभी बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, क्लास कर रहे थे, उन लोगों के पीछे बहुत सारा दुविधा रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों का मैसेज ये भी आया था कि सर ऑनलाइन से क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो वीडियोज अच्छे तो हैं बट वो ग्रिप में नहीं आ पा रहा है कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये क्लास 10th की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स के हिसाब से और इलेक्ट्रिसिटी कि हमारे लिए कैसे आसान हो सकता है और डेली लाइफ से हम कैसे रिलेट करें। तो पहले तो किताबी भाषा जो हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो किताब कहता है या बुक हमारा कहता है कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमारे लिए बुक ने जो बताया, वो बुक ने ये बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम लोगों के सामने क्लास 9 या उससे पहले हमने पढ़ा एयर करंट मतलब फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट। कोई बोलता है वाटर करंट क्या है भाई, तो वाटर करंट हुआ कि फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम आप इलेक्ट्रिक करंट भी बोलो, इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई अगर ये पूछा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक सिंपल डिफरेंस जो हमारे माइंड में सिंपली बैठ सकता है कि करंट मतलब फ्लो, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक मतलब इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। तो ये स्टेटमेंट लिखने में बहुत इजी लगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और सिंपल है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज बाय टाइम, तो हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक। बट जो समझने वाली बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन है क्या, तो हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन कुछ और नहीं, एक प्रॉपर्टी है जिसे हम प्रॉपर्टी को नाम दे रहे हैं कि यह चार्ज। तो आज की जो हमारी कहानी या डिस्कशन रहेगा वो इसके इर्द गिर्द चल रहा है कि ये चार्ज है क्या, किस तरह से बदलता है और चार्ज फैक्टर होता है। तो कहानी को एकदम ही आराम से सुने, रिलैक्स हो जाओ, आराम से वीडियोस को ईयर प्लग के साथ यूज करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम समझते हैं कि चार्ज क्या कैरेक्टर है। जैसा कि हम एक कैरेक्टर मास को जानते हैं ऑलरेडी पहले से, जिसे जो बारे में कहा जाता है कि मास जो है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके जन्म के साथ, मतलब कि उसके इन्वेंशन के साथ या उसके एग्जिस्टेंस के साथ उसमें आने वाला है जो प्रॉपर्टी कहीं बाहर से नहीं डालेंगे, मतलब एक ही प्रॉपर्टी जो उसके जन्म के साथ अंदर से मिला, कहां से आया नहीं आया कोई उसको जानता। सिमिलरली मास के बारे में एक न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिसे आप लोग ऑलरेडी जानते हो, उन्होंने कहा कि इनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो क्लास 9 में आप पढ़ चुके ग्रेविटेशन, जिसमें कहा क्या बताया गया कि दो मासिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। मतलब अगर दो मासिव ऑब्जेक्ट को m1 और ऑब्जेक्ट m2 को एक दूसरे के पास r डिस्टेंस पर लाया जाएगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, मतलब खींचने की कोशिश। ठीक है, जैसे हमने बोला कि ये है ग्रेविटी, ये क्या है ग्रेविटी, जो मास की प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। तो थोड़ा कहानी को डिटेल में जाते हैं, कहानी फ्लैश। साइंस में पहले लोगों का मानना यह था कि केवल एक मास ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट के अंदर उसके जन्म से है, ठीक है, और जिसके बदले में एक न्यूटन्स ने लॉ भी दिया कि मासिव ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब मासिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, जो नेचर लोग एक्सेप्ट भी किए, साइंस के लोग, साइंस के जानने वाले, साइंस के स्टूडेंट, सब ने ये माना कि ये बहुत ही परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है और मासिव ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन होगा। लेकिन यहां पर कहा गया कि मासिव ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन होगा और एक मास ही है जो प्रॉपर्टी उनके जन्म के साथ है, या फिर जो बाहरी चीजों पर नहीं अंदर की प्रॉपर्टीज है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इसे बोल सकते हैं आप लोग कि ये प्रॉपर्टी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोला, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर इनबिल्ड है और बाहरी फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है या डिपेंड नहीं है।
जिसके नेचर के बारे में न्यूटन ने दुनिया को कन्विंस किया कि ये अट्रैक्टिव होगा, मतलब हमेशा एक दूसरे को आकर्षित। लेकिन क्या था रियल, तो देखा रियल एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर दो लिए जाए तो इनके बीच कभी कभी अट्रैक्शन भी काम करता है और कभी कभी इनके बीच रिपल्सन भी देखने को मिलता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा हमें हर आदमी से प्रेम ही हो और हमें हर बार क्या हो, हर बार वो अच्छा है। नेचर की ब्यूटी समझिए, अगर मास है तो मास के बारे में न्यूटन ने कहा है कि केवल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली कभी कभी अट्रैक्टिव भी हो जाता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्रोच, और कभी कभी हमें रिपल्सिव भी मिलता है। समस्या यहाँ ये थी कि न्यूटन से पहले या न्यूटन के बाद किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया कि ये रिपल्सिव के कारण क्या है। पहले लोगों को केवल इतना पता था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा अट्रैक्शन ही वर्क करेगा। रिपल्सन के बारे में किसी के माइंड में कोई खोज खबर था ही, और इस रिपल्सन वाली बात सबको चुभ रही थी। ये साइंस क्या है क्या नहीं। अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रयोग किए गए, जिसमें एक साइंटिस्ट हमारे सामने आया जिनका नाम था कूलम्स। अब कूलम ने क्या किया है तो देखा, कूलम ने बहुत सारे असंख्य या इनफाइनाइट नंबर के एक्सपेरिमेंट किए। कूलम्स ने क्या किए कि एक बहुत बड़ी संख्या में एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को फिक्स किया और उसके सामने ऑब्जेक्ट बदल बदल के डालते हैं। ऑब्जेक्ट ए बी सी डी, सिंपली एक फिक्स, दूसरा बदल बदल के डाला। फिर दूसरे को फिक्स किया और फिर उसके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट को डाल दिया, ठीक है। फिर फिक्स किया किसी को और फिर ऑब्जेक्ट को डाल दिया। उन्होंने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप का है, ऑब्जेक्ट क्या है, सिमिलर है, मतलब एक जैसा है, तो उनके बीच में रिपल्सन काम कर रहा है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट एक जैसा है तो उनके बीच रिपल्सन काम, मतलब ऑब्जेक्ट बी के सामने बी जैसा ऑब्जेक्ट डाल दिया जाए तो उसके बीच में रिपल्सन। जो रिपल्सन वाली बात दुनिया को समझ नहीं आ रही थी, उसे कूलम ने एक्सप्लेन किया कि अगर एक जैसा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सामने आता है तो उनके बीच रिपल्सन, और अगर अपोजिट टाइप के ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो रिपल्सन का जो सरदर्द दुनिया में था, उस सरदर्द को कूलम्स ने एक्सप्लेन किया कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई छुपा हुआ एक और प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी में अगर सिमिलर प्रॉपर्टी का चीज या सिमिलर प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट सामने आता है तो वो रिपेल करता है, और अपोजिट रहता है तो वो उसे जो मास की तरह ही है कि वो भी इनबिल्ट, मतलब खुद से खुद के अंदर डेवलप, या भी बोल सकते हैं कि यह भी प्रॉपर्टी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो बाहर से नहीं डाले गए हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर खुद से डेवलप। तो एक और प्रॉपर्टी मिली दुनिया को जिसने कूलम्स ने इंट्रोड्यूस किया, इनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन की एक्सप्लेनेशन संभव है। और क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर सिमिलर प्रॉपर्टी वाले होंगे तो उनके बीच रिपल्सन लगेगा, और अपोजिट होंगे तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी का नाम रखा चार्ज, ठीक है। तो चार्ज की कहानी को थोड़ा सा डिटेल में, अगर आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस कहानी को इस तरह से लिख सकते हो कि आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट Coulomb was able to explain the repulsion between the two objects, and he explained on the basis of a new property called charge, ठीक है। कूलम ने एक नई प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसे एक्सप्लेन किया जिसे उन्होंने बोला है चार्ज। अब चार्ज के बारे में कहानी को थोड़ा आगे, उनके अनुसार चार्ज की कम से कम दो वेराइटीज, चार्ज की उन्होंने वेराइटीज बताई दो, क्योंकि उसमें उन्हें सिमिलर और डिसिमिलर दो बात को बताना था, तो उन्होंने कहा कि चार्ज की दो वेराइटीज हो, ठीक है। ट्रेंडिंग के अनुसार सिंपल चीज है कि अभी जैसे कि एक मार्केट चलता है, ट्रेंड चलता है,
ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि अभी कोविड का है, कोरोना का है, लॉकडाउन का है, सैनिटाइजर का है, ये सब वर्ड हमारे लिए फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। कोई भी सिस्टम बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसमें ऐसा सिमिलर वर्ड यूज होता है, कैची होता है, चल जाता है। तो साइंस में जिस समय चार्ज को इंट्रोड्यूस किया गया तो उस समय क्या था कि कूलम्स को चार्ज की दोनों कैटेगरी का नाम देना था, जिसके लिए उन्होंने मैथ के ट्रेंड्स को पकड़ा और कहा कि चार्ज की हमें दो कैटेगरी बताना है, तो एक कैटेगरी को हम बोल देते हैं पॉजिटिव और दूसरे कैटेगरी को हम बोल रहे हैं नेगेटिव। मतलब उन्होंने कहा कि चार्ज की दो कैटेगरी, एक होगी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरी चार्ज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि जिसको आप प्लस साइन के साथ इंडिकेट कर सको, और नेगेटिव चार्ज जिसे आप माइनस साइन के साथ इंडिकेट कर सको। ये थी कूलम्स के द्वारा दिए गए दो चार्ज के इक्वेशन। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि these प्लस और माइनस साइन आर यूज्ड ओनली फॉर इंडिकेशन, नॉट ए क्वांटिटेटिव रिलेशन। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव बोल दिया मतलब वो वैल्यू छोटा है और कोई पॉजिटिव बोल दिया तो वो वैल्यू बड़ा है। उन्होंने बस इंडिकेट करने के लिए कि एक सेक्शन, एक डिपार्टमेंट प्लस का और एक डिपार्टमेंट माइनस का है, इसलिए उन्होंने प्लस और माइनस दो के। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हमें कोई बोले कि भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या है तो समझा। भारत की सेना को भी ये बात बताया गया कि राष्ट्र ही सब कुछ, देश ही सब कुछ, देश के लोग ही सब कुछ, देश की संप्रभुता, इसके स्वाधीनता, स्वतंत्रता के लिए जो पॉसिबल है, इंडिपेंडेंस या इसके कैपेबिलिटी, इसके प्राउड को मेंटेन करने के लिए जो पॉसिबल है, उसके लिए अपने आप को हमेशा खड़ा रखना, मर मिटना, ये भारतीय सेना को सिखाया। शायद अगर पाकिस्तान सेना पर भी सोचे तो यही बात सिखाया कि देश के लिए मर मिटे, सब कुछ में सब कुछ, सारी बात जो भारतीय सेना को सिखाया गया वही सब बात पाकिस्तान को सिखाया। तो बोलोगे कि सर तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग चल रहा है? बिल्कुल अलग चल रहा है, क्योंकि भारत की डेफिनेशन में वो देश या राष्ट्र या कंट्री वो भारत, और पाकिस्तान की डेफिनेशन में वो कंट्री, राष्ट्र और देश वो पाकिस्तान। मतलब दोनों लोग हर तरह से बराबर तो हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन इनका डिपार्टमेंट अलग है और इनका डिपार्टमेंट अलग। ये किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये किसी और। तो यहां देखो, चार्ज वैल्यूज, चार्ज प्रॉपर्टीज दोनों के सेम है। सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट मिलेंगे, रिपल्सन करेगा, अपोजिट मिलेगा, अट्रैक्शन करेगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन एक पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक नेगेटिव साइड, इंडिकेशन साइन के इनके कैटेगरीज को रखते हैं। तो चार्ज में पहली चीज ये हो जाए, ये मैथमेटिकल रिलेशन पर नहीं है। अगर +2 लिखा हुआ है और कहीं -2 लिखा हुआ है तो ये नहीं बोल सकते +2 मतलब ज्यादा चार्ज और -2 मतलब कम चार्ज। केवल इतना ये बोला जा सकता है +2 मतलब कि वहां पर चार्ज कैरेक्टर पॉजिटिव का है और -2 मतलब वहां चार्ज कैरेक्टर नेगेटिव। ठीक है, तो चार्ज की दो कैटेगरीज जो दिया गया है हमारे पास कूलम्स के द्वारा। अब इनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा समझ लिया जाए, तो प्रॉपर्टी जो चार्ज की उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो प्रॉपर्टीज में पहली बात ये, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्ज। मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज, ए रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन सिमिलर चार्ज, मतलब सेम टाइप के चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स। मतलब कि अगर प्लस के सामने आप प्लस को रख रहे हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, माइनस के सामने आप माइनस को रख रहे हो तब ये एक दूसरे को, ठीक है। ये थी चार्ज वैल्यूज जिसे दिया गया था कूलम्स के।
ठीक है, तो कूलम्स में द्वारा दिया गया है, तो इसके समान में इसकी यूनिट भी, चार्ज की एसआई यूनिट भी कूलम ही बताया गया। ठीक है, तो ध्यान रहे चार्ज पर जो हमारे इंपॉर्टेंट बात, जहां से हम इस चैप्टर के नोट्स बनाने शुरू कर रहे हैं, तो चार्ज मतलब एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच इज इन्वेंटेड और इंट्रोड्यूस्ड बाय कूलम एंड ऑन द नेम ऑफ कूलम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज आल्सो कूलम, जो कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं। चार्ज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, पॉजिटिव सेक्शन, नेगेटिव सेक्शन। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर लिस्ट की। अब दूसरी बात ये रहा कि अगर हम चार्ज को समझ लिए, तो हम इस चैप्टर के शुरुआत में क्यों बोले थे कि इसका नाम इलेक्ट्रिक करंट, क्यों नहीं चार्ज करंट रखा गया? एक सबसे अच्छी सवाल है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि सर चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को क्यों इतना शर्म कोई था क्या चार्ज करंट रख देता? जैसे एयर करंट मतलब फ्लो ऑफ एयर, वाटर करंट मतलब फ्लो ऑफ वाटर, तो यहाँ पर चार्ज करंट क्यों नहीं रखा गया? उसके पीछे के राज को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये आप लोगों को क्लियर हो चुका हो, नहीं क्लियर हो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कमेंट कीजिए, हम वहां पर आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, चैप्टर के नोट्स आपको लास्ट वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर आप पूरी चैप्टर्स के नोट्स को देख सकते हैं कि क्या पढ़ाया गया, वो क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ है, उसमें कोई डाउट रह गया कि नहीं रह गया। अब थोड़ा सा कहानी को हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इस चैप्टर का नाम चार्ज करंट नहीं रखा गया और इससे चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक का मतलब मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन करंट, क्यों? थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास क्लास 9 की सिलेबस हम मान रहे हैं कि हम पूरा खत्म कर चुके हैं, और वहां पर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बोर मॉडल दिया, बोर साइंटिस्ट, ठीक है, नील बोर। नील बोर की केवल सीधे स्टेटमेंट पर आते हैं, तो उन्होंने हमें एक डायग्राम बताया कि एटम कैसा होता है। तो एटम में बोला उन्होंने कि एक पार्ट होगा न्यूक्लियस, और दूसरा पार्ट आउटर न्यूक्लियस। ठीक है, उन्होंने बताया है कि इस न्यूक्लियस पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अवेलेबल होंगे और आउटर न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टीज देखे तो प्रोटॉन की प्रॉपर्टी बोला गया है कि पॉजिटिव कैरेक्टर का होगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर वाला चाहिए। ठीक है, जो हमें बताया गया हम पूरी तरह से याद भी कर लिए, समझ गए हैं, और हमें इसमें कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा हमारे पास अगर चार्ज चाहिए तो कहीं ना कहीं पार्टिकल या तो प्रोटॉन को यूज करना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन। हर तरह का सब्सटेंस एटम पर से ही बना है, और एटम में यही दो पार्टिकल हैं जो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम प्रोटॉन को यूज करने जाएं प्रैक्टिकली, तो प्रोटॉन कहाँ पर मौजूद है? न्यूक्लियस। प्रोटॉन अवेलेबल है न्यूक्लियस, मतलब हमें प्रोटॉन को निकालने या डालने के लिए न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ करना होगा। थोड़ा सा यहाँ पर शांति के साथ इस बात को पूरी तरह से समझिए। अगर हम प्रोटॉन को यूज करने जाएं तो हमें न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ करना होगा, और आप लोग जानते हो कि न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ मतलब ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं, न्यूक्लियर एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ मतलब न्यूक्लियर एक्टिविटी, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन, जो कि नॉर्मल एनर्जी से या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं तो होता तो हमारे पास न्यूक्लियर बम बहुत सारे होते, हम घर पर बना रहे हैं। मतलब प्रोटॉन जहां पर है वो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर में छेड़छाड़ करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रोटॉन को तो ना निकालना पॉसिबल है, ना प्रोटॉन को डालना पॉसिबल, नॉर्मल केस। मतलब हमारे पास दो ही चार्ज हैं जिसमें प्रोटॉन तो बेचारा यूज किया ही नहीं जा सकता। अब बात रही इलेक्ट्रॉन की, तो बोर्स ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगा रहा है, जिसे आप एनर्जी दीजिएगा तो वो बाहर भी निकल जाता है, एक सेल से दूसरे सेल पर चला जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ही है जो पार्टिकल जो हमारे चार्ज के लिए प्रयोग किया जाए, इलेक्ट्रॉन ही है
जो चार्ज के लिए प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन के साथ रेस्ट्रिक्शन है, वो बंधा हुआ है, नहीं निकल सकता। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई प्रैक्टिकल चार्ज पार्टिकल क्या है, तो आप बोलोगे प्रैक्टिकल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज वी कांट डिस्टर्ब प्रोटॉन। हम लोग प्रोटॉन को डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते, छू ही नहीं सकते, यूज ही नहीं कर सकते, बस जान रहे कि वहां है। मतलब समझ लो ना कि घर की तिजोरी जिसमें पैसा तो है, लेकिन उस पैसे को निकाल के यूज नहीं किया जा सकता, तो वो पैसा है कि नहीं है कोई मतलब नहीं। तो प्रैक्टिकल चार्ज जो हमारे पास होगा वो है इलेक्ट्रॉन चार्ज, मतलब जो भी चार्ज इलेक्ट्रॉन का है वही प्रैक्टिकली कहीं भी लाया और जाया जा सकता। तो अब आप कहानी को समझो। इसकी कहानी इलेक्ट्रिक करंट क्यों रखा गया, तो भाई करंट मतलब फ्लो तो होता है, लेकिन फ्लो चार्ज का ना होकर के स्पेशली किस पार्टिकल का होने वाला है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो को ये जज करने जा रहा है, क्योंकि यहां प्रोटॉन की तो पॉसिबल ही नहीं। इसके कारण इस चैप्टर का नाम रखा गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को अगर माइंड में समझ लेते हो तो यहां पर एक छोटी सी बात नोट में लिखे है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट प्रोटॉन्स as charged particle. Note 2 में only electron can be flow as charged particle. जिन दो बातों को हम एक्सप्लेन कर चुके। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आराम से इस नोट्स को प्रिपेयर करते। अब हम इस चार्ज के इंट्रोडक्शन को, क्योंकि स्टेप लेक्चर 1 में हम चार्ज को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कर देना चाहते हैं, ताकि अगले वीडियोस में हमें समझ में आए इस चैप्टर का पूरा आइडियोलॉजी। तो चार्ज के इंट्रोडक्शन में हम ये देखें कि अब हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रॉन ही यूज किया है। थोड़ी सी बात को और जान, इलेक्ट्रॉन की एक और खासियत है, उस खासियत को समझा। पहले तो कि चार्ज पार्टिकल के रूप में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन प्रयोग में आए। इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई भी दूसरा पार्टिकल नहीं है जो चार्ज की तरह हमारे सामने यूज में आने वाला है। अब अगर ये हमें पक्का हो गया, पता चल गया, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन की खासियत क्या है तो समझा। इसको हम अपनी तरह से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज होता है। क्या होता है ये? क्वांटाइज। अब क्वांटाइज पूछोगे क्या है तो समझो समोसा क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब हुआ कि समोसा जब भी हम खरीदने जाएंगे तो हमें खरीदना कितना पड़ेगा, 1 2 4 5 7 10। मतलब क्या है कि अगर हमें भूख लगी और हमें लगता है कि हमें 1 नहीं 1.5 समोसे में मेरा पेट भर जाए, या 3 नहीं 3.5 समोसे में पेट भर जाए, लेकिन फिर भी हमें खरीदना कितना पड़ेगा, आप लोग भी आराम से सोच करके बता सकते। अगर हमें 1.5 समोसा खाना है तो हमें कितना समोसा खरीदना पड़ेगा, तो अगर हमें 3.5 समोसे खाने हैं तो हमें कितना समोसा खरीदना पड़ेगा, 4। क्यों भाई? क्योंकि दुकानदार समोसे को तोड़ करके हमें नहीं देगा। समोसा क्वांटाइज है, जब मिलेगा पूरा मिलेगा। 1 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 500 ले सकते हो, 5.5 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही बात इलेक्ट्रॉन पर वैलिड है कि इलेक्ट्रॉन जब भी लिया जाएगा पूरा आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी आपको टुकड़ों में नहीं मिलेगा। ये बात आपके एनसीईआरटी सिलेबस में बहुत ही छोटे वर्ड्स में लिख दिया है, जो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि सर नॉर्मल चार्ज क्या है क्या नहीं है, वो चीज समझने के लिए। तो पहले यहाँ पर समझ लें, आपको जब भी मिलेगा चार्ज वो इलेक्ट्रॉन के रूप में मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन को कभी भी किसी फ्रैक्शन में नहीं तोड़ा जा सकता। अगर इस बात को हम लोग समझ लें तो हम कह सकते हैं कि हम दुनिया का सबसे छोटा चार्ज किसे मान लें, तो भाई इलेक्ट्रॉन को यूज करना है चार्ज में, और इलेक्ट्रॉन को तोड़ना भी नहीं है। इसका मतलब कि दुनिया का सबसे छोटा चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल है वो यही होगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्योंकि 1 से नीचे तो अगर समोसा खाने का मन है भाई मेरा, ठीक है, तो कम से कम तो 1 खरीदना पड़ेगा ना। ठीक है, उससे तो छोटा नहीं खरीद सकते।
खाने का मन है उसको भले ही अलग बात है कि हम एक पूरा खाएं या ना खाएं, एक खरीदना कितना पड़ेगा 1 समोसा। तो यही बात है, अगर हमें चार्ज पार्टिकल पता है कि वो इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन आपको चार्ज को कंसीडर करने के लिए लेना पड़ेगा। मतलब दुनिया का सबसे छोटा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये नेगेटिव कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब दुनिया का सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज हुआ -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ध्यान रहे हमने चार्ज का जो यूनिट रखा है, चार्ज की यूनिट वो रखा है कूलम। 1 कूलम को ही बोला गया है चार्ज का यूनिट। ठीक है, तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज पार्टिकल में मिला, इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड है। हाँ, सब सिंपल। अगर हम इस हिसाब से बात बोले कि हमें हमेशा चार्ज किस रूप में मिलेगा, तो हमें जब भी चार्ज मिलेगा वो मिलेगा n × इलेक्ट्रॉन की संख्या। अरे भाई, जब भी कितना समोसा खरीद सकते हैं हम लोग, तो n मतलब कोई भी नंबर इनटू समोसे की संख्या। तो भाई सिंपल, आपको हमेशा ये जो n है वो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर 0 से लेकर के आप इंफिनिटी का कुछ भी, और यही मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको चार्ज मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपको एक समोसा खाना है तो समोसा खाना तो कम से कम 1 समोसा पे करना पड़ेगा, 1.5 खाना है 2 करना है। इसीलिए चार्ज या तो आपको मिलेंगे 1, 2, 10, 20, 50, मतलब इंटीजर, रियल, कोई फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो हम चाह रहे हैं थे कि दे। अगर आप इस वीडियोस को पूरा देखे हो, कोई डाउट है कमेंट्स करिए, डाउट अगर नहीं लगता है तो अगले वीडियोस पर जाइए। आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स इस तरह से क्लियर होगी कि शायद फर्दर आपको 12th में भी जो आपको पढ़ने हैं, जो लोग जेईई नीट वगैरह को एम्बिशन में रखते हैं, उनको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होने वाला है। 12th के भी इवन आप क्वेश्चन में 12th के अभी भी उठा करके 30-40% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो वेल विशेस के साथ पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो आपको डाउट। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।